हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर थर्ड, इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर के 1990 तक की। इससे लास्ट क्लास में हमारा जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया कवर हो चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था वर्किंग क्या है नीति आयोग की। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करती हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक की क्या सिचुएशन थी। सबसे फर्स्ट आता है एग्रीकल्चर। जो ये इंग्लिश का एग्रीकल्चर है वर्ड है, ये एग्रीकल्चर वर्ड लैटिन के दो वर्ड से मिलके बने। एक एग्री जिसका मीनिंग होता है फील्ड, दूसरा कल्चर जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन। वेबस्टर डिक्शनरी की डेफिनेशन कहते हैं कि एग्रीकल्चर एक आर्ट और साइंस होती है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स की। यानी कि अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्ट होती क्या है, कि जब हम अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आर्ट। साइंस क्या होती है कि जो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स रूल्स के ऊपर बेस्ड होती है। तो यहाँ डेफिनेशन कहते हैं कि एग्रीकल्चर भी क्या है, एक आर्ट और साइंस होती है जिसमें क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है क्रॉप्स का, और लाइव स्टॉक ऑन ए फार्म। यानी कि जो फार्म का काम करते हैं ना उसमें लाइव स्टॉक होते हैं। लाइव स्टॉक में आते हैं जैसे घोड़े हो गए हैं, बकरी पालन हो गया, इस तरीके से जो हमारे पशु पालन होता है उसे बोलते हैं। इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर का मतलब होता है उन सभी एक्टिविटी से जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड से जुड़ी होती हैं, क्योंकि लैंड के ऊपर कल्टीवेशन करके ही क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है। क्रॉप्स में जैसे फूड क्रॉप्स आ जाती हैं जैसे राइस और व्हीट हो गया, और नॉन फूड क्रॉप्स में जैसे जूट और कॉटन हो गया। ये एग्रीकल्चर के अंदर ही कवर किए जाते हैं। जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के प्राइमरी सेक्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनमें हम उन गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जो इंसानों के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुड्स होती हैं, उन गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इसीलिए जो क्रॉप फार्मिंग है वो आइडेंटिफाई की गई है कि ये दुनिया के लगभग हर एक हिस्से में अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के हर एक हिस्से में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो मानी गई है। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है कि जिसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनसे डायरेक्टली काम लिया जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर खेती हो गई है, मछली पालन हो गया, जंगल से लकड़ी निकालना हो गया। यानी एग्रीकल्चर से उन गुड्स को निकाला जाता है, उन इसेंशियल गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है जिससे जो लोग हैं उनका जीवित रहने के लिए जिसकी डायरेक्ट जरूरत होती है। यानी कि उन चीजों का ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है जो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इसलिए क्रॉप फार्मिंग जो की जाती है, इससे जो लगभग हर हिस्सा होता है ना, एक पूरे वर्ल्ड में जो मेन हिस्सा होता है वो एग्रीकल्चर का ही माना गया है कि बिना एग्रीकल्चर के जो एक पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों की जो खाने की जरूरत है वो पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि लोगों को जो खाना चाहिए वो खाना कहाँ से मिलता है, वो एग्रीकल्चर से ही मिलता है। नेक्स्ट आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर की इंडियन इकोनॉमी के अंदर। एग्रीकल्चर एक बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट आता है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, कि एग्रीकल्चर का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी इन इंडिया के अंदर। क्योंकि जब प्लानिंग का पीरियड था उस दौरान जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में, उसकी रेंज 51 से लेकर के 17.4% थी डिफरेंट ईयर्स के अंदर जो रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन समय के बीतने के साथ ये डिक्लाइन होती गई, कम होती गई। एज हाई कितनी थी, 51%, 50 से 51 के बीच में, फिर 18.3% हुई 2022 से 23 के बीच में। इतनी ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी थी ये। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि अगर एग्रीकल्चर का जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो डिक्लाइन हो गया तो मतलब कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, ऐसा नहीं कह सकते हम। क्योंकि यहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर था
उसकी जो ग्रोथ थी वो कम थी एज कंपेयर टू सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर की। यानी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का ग्रोथ तो है लेकिन सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर के कंपेरेटिवली कम है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझें कि जब प्राइमरी सेक्टर की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है और इसके साथ ही जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्चरी सेक्टर होता है, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो पार्ट होते हैं ना, कंट्रीब्यूशन होता है जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर, वो क्या होता है, हमें कम दिखने लग जाता है। नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ वेज गुड। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि वेज गुड्स होती कौन सी हैं। कि जो एक मजदूरी करने वाला मजदूर जो होता है ना, वो अपनी मजदूरी की राशि से जिन वस्तुओं को खरीदते हैं ना, उन वस्तुओं को हम वेज गुड्स बोलते हैं, जिसमें शामिल किया जाता है वीट, राइस, पल्सेस, मेज, बाजरा, ऑयल सीड एटसेट्रा। यानी कि जो मजदूर है वो मजदूरी करे, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेज बोलते हैं मजदूरी को। तो उसने अपनी मजदूरी से अपने जो जरूरत की चीजें थी, जैसे ये सभी जरूरत की चीजें, ये परचेज कर ली हैं, इसको हम वेज गुड्स बोलेंगे। जो एग्रीकल्चर है वो वेज गुड्स देती है 141 करोड़ लोगों को और फोडर देती है कम से कम 51 करोड़ एनिमल्स को। फोडर का मतलब पता है क्या होता है? जो फोडर होता है वो जानवरों के खान पान के लिए जो चारा होता है, घास पत्ते होते हैं, उसे बोलते हैं फोडर। नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में जो एग्रीकल्चर है ये मेन सोर्स माना गया एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि 50% से भी ज्यादा जो वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया की वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है, खेती बाड़ी करती है, तो उसका वो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स माना गया है। जो एग्रीकल्चर है एक इंपॉर्टेंट सोर्स है सब्सिस्टेंस का। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो इंडिया में जो लोग हैं वो ज्यादातर एग्रीकल्चर करते हैं, क्योंकि उससे उन्हें खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है और उनका वो क्या आजीविका का साधन माना गया है, जिससे वो कमाई करते हैं। खेती उनके रहने खाने का क्या एक मेन तरीका है, इसलिए एग्रीकल्चर को लोगों के लिए प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस कहा गया है। नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। जैसे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें कॉटन कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। जो ऑयल इंडस्ट्री है उन्हें सीड्स कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। और जो शुगर मिल्स हैं उन्हें शुगर केन कहाँ से मिलते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर एक रॉ मटेरियल सप्लायर का काम करती है, क्योंकि जितने भी प्राइमरी गुड्स होते हैं वो सभी एग्रीकल्चर सेक्टर से ही कहाँ जाती हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर जाती हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक प्राइमरी सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक मेन रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड की जाती है, जिसे हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर करने के लिए ट्रैक्टर्स चाहिए, हार्वेस्टर मशीनें चाहिए होती हैं। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण ही जो डिमांड होती है कैपिटल गुड्स की वो बढ़ जाती है। तो एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी के कारण ही जो इंडस्ट्रियल प्रोस्पेरिटी है जो इकोनॉमी में आती है। नेक्स्ट होता है कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। एग्रीकल्चर सेक्टर इंटरनेशनल ट्रेड में एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2020 से 21 के दौरान जो शेयर था एग्रीकल्चर सेक्टर का टोटल एक्सपोर्ट के अंदर वो 18% तक था। इंडिया एक्सपोर्ट करते टी, जूट, कैश्यू नट्स, तंबाकू, कॉफी और स्पाइसेस। जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, एक्सपोर्ट एक मेन सोर्स माना गया फॉरेन एक्सचेंज का, क्योंकि हम इंडिया से बाहर गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं और फॉरेन की करेंसी हमारे देश में आती है। जो इंडिया की ज़रूरतें होती हैं डिफेंस गुड्स को जैसे मंगवाना और क्रूड ऑयल को मंगाना यानी कि इंपोर्ट करना, उसमें जो इंडिया है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यानी कि एक्सपोर्ट किया जो भी यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर का रहता था पार्ट, चाहे वो कैश्यूज हो, चाहे वो जूट हो, टी हो, तंबाकू, एक्सपोर्ट कर दी, फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स अराइज हो गया। फिर इंडिया ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंपोर्ट किया डिफेंस गुड्स को, जिसमें हम हथियार होते हैं वो मंगवाते हैं युद्ध वगैरह के लिए, और जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, वो भी इंपोर्ट किया जाता है।
नेक्स्ट होते हैं कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। एग्रीकल्चर डोमेस्टिक ट्रेड में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब क्या होता है कि अपने ही देश के अंदर जो कृषि का व्यापार किया जाता है, क्योंकि जब किसान अपनी फसलें उगाते हैं वो उसे देश के अलग अलग हिस्सों में बेचेंगे। जो भी बाजार होते हैं गाँव के अंदर, शहरों के अंदर जो भी मंडियां होती हैं वहां पे जाकर के फसल को बेचा जाता है। तो जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अपने डोमेस्टिक लेवल पे लेन देन किया जाता है तो जिससे क्या होता है कि अपने ही डोमेस्टिक अंदर, देश के अंदर क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह सब्जियां बेचनी, फल बेचने, इस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इंक्रीज हो रही है। और इसके साथ ही जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाती है। जो किसान होते हैं, जो मंडी वाले होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और जो लोकल मार्केट में काम करते हैं, वो सभी एक्टिव यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट आता है सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर सेक्टर है जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जैसे रेलवे, रोडवेज, क्योंकि रेलवे के द्वारा क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है वो लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था, अनाज था, फल सब्जियां, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रेलवे और रोडवेज है जो उसका यूज किया गया, जिससे एग्रीकल्चर के कारण जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री थी उसको भी काम मिल गया। तो एग्रीकल्चर के कारण डिमांड बढ़ गई किसकी? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की। नेक्स्ट आता है वेल्थ ऑफ द नेशन। हमारी कंट्री की वेल्थ का जो बड़ा हिस्सा होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा होता है। जो हमारा इंडिया है, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो लैंड होती है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जाती है। तो जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल है जो इन्वेस्ट की जाती है, जैसे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसी कारण से जो एग्रीकल्चर है उसको नेशन की वेल्थ में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना माना गया है। जो हमारा इंडिया है, इंडिया में जो एग्रीकल्चर है उसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि ये सिर्फ हमें फार्म प्रोडक्ट ही नहीं देती बल्कि नॉन फार्म प्रोडक्ट भी देती है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में स्लो डाउन आएगा, गिरावट आएगी, तो उससे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो डिमांड के एक बड़ा जो पार्ट होता है वो किसानों की तरफ से, ग्रामीण इलाकों की तरफ से ही आता है। इसलिए अगर एग्रीकल्चर वीक हो गया तो जो डिमांड होती है इंडस्ट्रीज की वो भी डाउन चली जाएगी, जिससे जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो भी डाउन हो जाएगी। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर वीक पड़ जाता है तो पूरी जो इकोनॉमी है हमारे इंडिया की वो स्लो डाउन चली जाएगी, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो सभी जो अदर सेक्टर्स होते हैं उनको भी अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे फीचर क्या है इंडियन एग्रीकल्चर की। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।